देखो भाई, उम्मीद है आप सब एकदम फिट होंगे। मतलब लाइफ सही ट्रैक पे चल रही होगी। नीचे कमेंट्स में बता देना कि क्या सीन चल रहा है आजकल। अब देखो, आज ना हम एक बड़े ही तगड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है जिसे सुना और भूल गए। ये एक बहुत गहरा संवाद है, एक डिबेट है। और ये बात है महर्षि याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी के बीच की। ये पूरा किस्सा आता है बृहदारण्यक उपनिषद से। अब शायद आप सोचोगे कि अरे यार, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, बोरिंग होंगी। लेकिन नहीं भाई, रुक जाओ। वास्तव में ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, एक दार्शनिक संवाद है, जिसके जरिए हम उपनिषदों के जो हिडन सीक्रेट्स हैं ना, जो छुपे हुए राज हैं, उनको समझ सकते हैं। इसमें आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब पर बहुत ही गहरी बातें, मतलब एकदम डीप बातें बताई गई हैं। तो यार, इस संवाद को ना एंड तक, मतलब आखिर तक ज़रूर सुनना। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपको कुछ नया क्लिक करेगा, कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी उस नज़रिए से नहीं सोचा होगा। अब देखो, भारत का जो इतिहास रहा है ना, उसमें सीन ऐसा था कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि भारतीय महिला दार्शनिकों की भी, मतलब जो फीमेल फिलोसफर्स थीं, साध्वियाँ थीं, उनकी एक बहुत लंबी लाइन रही है, एक परंपरा रही है। वेदों की अर्चाओं को खोजने में, उन्हें डिकोड करने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का हाथ रहा है। मतलब ऐसा नहीं था कि नॉलेज के फील्ड में सिर्फ मेल डोमिनेंस था, कि बस आदमी ही ज्ञानी होगा। नहीं, उन्हीं में से एक नाम आता है। गर्ग वंश में वाचकनवी नामक महर्षि की बेटी वाचकनवी गार्गी का। यह राजा जनक के टाइम की बात है। उस काल में आर्षि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही मतलब महान ज्ञानी थे, एकदम टॉप लेवल के स्कॉलर्स, समझ रहे हो। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक ना हर साल अपने दरबार में एक शास्त्रार्थ करवाते थे। मतलब आज की भाषा में बोलें तो एक तरह का इंटेलेक्चुअल डिबेट कंपटीशन। एक बार ऐसे ही एक इवेंट में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के साथ साथ बहुत सारे आर्षियों को इनवाइट किया, बुलावा भेजा। अब जनक जी ने क्या गेम खेला, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी इस शास्त्रार्थ में जीतेगा, मतलब जो विनर होगा, उसे सोने की मोहरों से जड़ी हुई 1000 गायें दान में मिलेंगी। अब जरा इमेजिन करो, उस समय 1000 गायें, और वो भी सोने से जड़ी हुई। कितना बड़ा जैकपॉट था। उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी यहाँ आए हैं, उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी साबित होगा, वह इन गायों को अपने साथ ले जा सकता है। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा पंगा हो गया। मतलब एक कंफ्यूजन था, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। क्यों? अब सोचो, अगर कोई ज्ञानी उठकर ये बोले कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो फिर वो ज्ञानी कैसा? मतलब समझ रहे हो ना, अहंकार आ गया ना उसमें। और यहाँ तो बात हो रही थी ब्रह्मज्ञानी की, और ब्रह्मज्ञानी के मन में तो ईगो का, अहंकार का रत्ती भर भी अंश नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई विद्वान ये कह दे कि मैं बेस्ट हूँ, तो भाई उसके मन में अहंकार तो आ ही गया। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआत कौन करे, रिस्क कौन ले, आगे कौन आए। इस सिचुएशन में आर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या किया पता है? वे एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। मतलब अलग ही लेवल का स्वैग था। अति आत्मविश्वास में आकर उन्होंने अपने शिष्यों, अपने स्टूडेंट्स से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की तरफ हाँक ले चलो। मतलब बिना डिबेट शुरू हुए ही उन्होंने कह दिया कि पैक कर लो माल। इतना सुनते ही बाकी सब आर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे, मतलब बहस करने लगे कि अरे भाई ऐसे कैसे, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ। और याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का एक एक करके सही सही जवाब देना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, मतलब गहराई से सोचना इस पर। वास्तव में याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार में बहुत रिस्पेक्टेड थे, माने हुए महर्षि थे। और उनका ये कहना कि शिष्यों गायों को ले चलो, ये उनका अहंकार नहीं था। मतलब ये उनका ईगो ट्रिप नहीं था, बल्कि वो ये चाहते थे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो शास्त्रार्थ की प्रक्रिया रुकी हुई है, वो आगे बढ़े। किसी ना किसी को तो ट्रिगर दबाना ही था ना। ऐसे में जब सारे विद्वान चुपचाप बैठे थे, वेट कर रहे थे कि कौन पहल करेगा, तो याज्ञवल्क्य जी ने आगे बढ़कर इस प्रोसेस को शुरू करने में एक लीडर वाला रोल प्ले किया। लेकिन हाँ, याज्ञवल्क्य सच में बहुत बड़े विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए वहाँ जितने भी आर्षि मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ भी उनसे पूछा, उसका एकदम परफेक्ट आंसर, यथोचित उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य के पास पहले से ही रेडी था। ऐसे माहौल में राजा जनक के दरबार में इज्जत पाने वाली वाचकनवी गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने की परमिशन मांगी। मतलब उन्होंने कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँ गार्गी, बिंदास पूछो, तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकती हो।
तो गार्गी ने शुरुआत की और सीधा वार किया। पूछा कि हे ऋषिराज, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो आपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आर्डर दे दिया? ये सीधा सवाल था, एकदम पॉइंट पर। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, माँ, मैं खुद को ज्ञानी वाणी नहीं मानता, पर इन गायों को देखकर मेरे मन में मोह आ गया है, मतलब मुझे लालच आ गया है भाई। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम पाने के लिए कोई वैलिड रीजन नहीं है, योग्य कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाएं तो ही आप इन गायों को ले जाएं, वरना नहीं। वास्तव में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद में यह कहानी आती है कि गार्गी खुद जीतना नहीं चाहती थी। मतलब उनका मकसद याज्ञवल्क्य को हराना या नीचा दिखाना नहीं था। वो जानती थीं कि महर्षि याज्ञवल्क्य ही इस पूरी सभा में इस इनाम के असली हकदार हैं, डिजर्विंग हैं। लेकिन वो यह नहीं चाहती थीं कि दुनिया या लोग बाद में गॉसिप करें कि वो मोह से भरे हुए हैं, या यह कहें कि राजा जनक के फेवरेट होने की वजह से उन्होंने इनाम ले लिया। इसलिए गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कठिन प्रश्न पूछना शुरू किया ताकि पब्लिक के सामने उनकी काबिलियत साबित हो सके। जब माँ गार्गी को हरी झंडी मिल गई, अनुमति मिल गई, तो गार्गी ने अपना पहला प्रश्न दागा। उन्होंने पूछा, हे ऋषिराज, जल के बारे में, मतलब पानी के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल जाकर किस में मिल जाता है? इसका बेस क्या है, आधार क्या है? गार्गी का यह पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन याज्ञवल्क्य इस प्रश्न में उलझकर थोड़ा सा इरिटेट हो गए, मतलब हल्का सा चिढ़ गए। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक से कह दिया कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है, मतलब हवा में मिल जाता है। फिर गार्गी रुकी नहीं, उन्होंने तुरंत अगला सवाल फेंक दिया कि अच्छा, तो फिर वायु किस में जाकर मिल जाती है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि वायु अंतरिक्ष लोक में जाकर मिल जाती है। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को एक नए प्रश्न में बदल डाला। मतलब वो चेन बनाती गई, एक के बाद एक। इसी तरह बात आगे बढ़ी। गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, और अंत में बात पहुंच गई ब्रह्मलोक तक। पर अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मस्तक ही फट जाए। अब यह सुनने में थोड़ा रूढ़ लगता है, कठोर लगता है ना? लेकिन वास्तव में गार्गी भी जानती थी कि यह कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक अनादि और अनंत है, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। वो किसी और चीज़ में जाकर नहीं मिल सकता, वो अल्टीमेट है बॉस। और एक प्रश्न पूछने वाले को, मतलब एक स्कॉलर को, कम से कम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर दिया जा सकता है या नहीं। मतलब कुछ चीज़ें शब्दों से परे होती हैं, लॉजिक के परे होती हैं। इस बात को समझकर वक्ताओं में श्रेष्ठ गार्गी ने अपने आप को कुछ समय के लिए शांत कर लिया और वे चुपचाप पीछे जाकर बैठ गईं। उस समय महर्षि उद्दालक ने याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछे और अपने दोनों प्रश्नों का सही उत्तर पाकर वे भी अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद जब माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, शांत हो गया, गार्गी फिर से उठी। तब तक याज्ञवल्क्य का जो क्रोध था, जो पारा चढ़ा था, वो शांत हो चुका था। उन्होंने गार्गी को फिर से प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी। गार्गी ने कहा, आर्षिराज, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का कोई वीर राजा अपने धनुष पर एक साथ 2 अचूक बाणों को चढ़ाकर दुश्मन पर निशाना साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मतलब देख रहे हो? एकदम वॉरियर स्टाइल में उन्होंने चैलेंज किया। गार्गी के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, पूछो, क्या पूछना है? तब गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है तथा इन दोनों के बीच में, मतलब मिडिल में जो कुछ भी है, वह किस में ओतप्रोत है? और दूसरा सवाल, जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किस में ओतप्रोत हैं? गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस के बारे में था, मतलब आकाश तत्व के बारे में, यानी कि इस पृथ्वी से परे या इस पृथ्वी में जो भी तत्व हैं, इसको होल्ड करने वाला, चलाने वाला कौन है? वो कौन सा अनंत तत्व है जिससे यह स्पेस अपना आकार पाता है? साथ ही उनका दूसरा प्रश्न समय यानी टाइम को लेकर था कि यह समय जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वह किस में ओतप्रोत है, वह किस पर डिपेंड करता है, उसका कंट्रोलर कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी के इस प्रश्न को बड़ी ही सहजता से सुना और फिर कहा, एतद वै तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति।
यानी कि हे गार्गी, ये सभी उस अक्षर के प्रशासन में है। अक्षर मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी डिलीट नहीं होता। वह परम तत्व जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। उसी में स्पेस और टाइम भी समाये हुए हैं। मतलब स्पेस और टाइम भी उस अक्षर ब्रह्म के अंदर ही है। गार्गी ने पूछा कि ये सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है? तो याज्ञवल्क्य ने अपने उस अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया, मतलब डिटेल में बताया कि वो सुप्रीम रियलिटी क्या है। अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर पाकर माँ गार्गी इतनी इम्प्रेस हुई, इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने राजा जनक जी के दरबार में सबके सामने महर्षि याज्ञवल्क्य को सबसे श्रेष्ठ विद्वान मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य की तारीफ करके अपनी बात खत्म की। तो सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है, मतलब ईगो नहीं है। हार मानने में भी ग्रेस चाहिए होता है भाई। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। अब आइए इस मेन कहानी के अलावा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखते हैं माँ गार्गी के कुछ और प्रश्न और महर्षि याज्ञवल्क्य जी द्वारा दिए गए कुछ बहुत ही सुंदर से उत्तर। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। गार्गी ने पूछा कि ऐसा माना जाता है कि स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है, अनिवार्य है। परंतु आप ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, आपकी तो खुद 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप एक गलत उदाहरण, एक रॉन्ग एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने गार्गी से ही पलटकर प्रश्न किया, गार्गी, ब्रह्मचारी कौन होता है? गार्गी ने कहा, जो परम सत्य की खोज में लीन रहे उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। इस पर याज्ञवल्क्य ने पूछा, तो तुम्हें यह क्यों लगता है कि एक गृहस्थ, मतलब एक फैमिली मैन, परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? इस पर गार्गी ने कहा, जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है। विवाह तो बंधन है, मैरिज इज अ बॉन्डेज। तब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, क्या सच में विवाह बंधन है? गार्गी ने कहा, निसंदेह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कैसे भाई? गार्गी ने कहा, देखो, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है, निरंतर मन किसी ना किसी टेंशन में, चिंता में लगा रहता है, और संतान होने पर उसकी चिंता अलग होती है। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहाँ है, फ्री कहाँ है? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, गार्गी, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी ने कहा, प्रेम भी तो बंधन ही है ना। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं गार्गी, प्रेम अगर सच्चा हो तो वो मुक्त कर देता है। केवल जब प्रेम में स्वार्थ हावी होता है, मतलब जब सेल्फिशनेस आ जाती है, तभी वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं है, समस्या स्वार्थ है, गार्गी ने कहा। लेकिन प्रेम सदा स्वार्थी होता है महर्षि। लव इज ऑलवेज सेल्फिश। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया, जब प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, एक्सपेक्टेशंस जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम, हाँ, पक्का बंधन बन जाता है। लेकिन जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। गार्गी ने कहा, सुनने में तो आपके शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंप्रेस कर रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप इस निस्वार्थ प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? याज्ञवल्क्य ने कहा, यह सृष्टि, यह नेचर ही उनका सबूत है। यह प्रकृति निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। देखो, सूर्य की किरणें, उसकी गर्मी, उसका प्रकाश जब इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन पैदा होता है। यह पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती है, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है। और सूर्य भी इस पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाने का, अपना रौब झाड़ने का प्रयत्न नहीं करता है, ना ही पृथ्वी से बदले में कुछ मांगता है। स्वयं को जलाकर सारे संसार को जीवन देता है। यह है निस्वार्थ प्रेम। गार्गी प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का ही रिजल्ट है। हम सभी इसी निस्वार्थता से, इसी प्रेम से जन्मे हैं, और सत्य को खोजने में ये कैसे रुकावट हो सकता है? इन उत्तरों को सुनकर गार्गी पूरी तरह से संतुष्ट हो गईं और उन्होंने कहा, मैं अपनी हार मानती हूं। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी, तुम फ्यूचर में भी इसी तरह प्रश्न पूछने से संकोच ना करो, हेजिटेट मत करो, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ही उत्तर निकलकर सामने आते हैं, जिससे कि ये पूरा संसार फायदा उठाता है, सबको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, यह थी बृहदारण्यक उपनिषद से महर्षि याज्ञवल्क्य और माँ गार्गी के बीच में हुए दार्शनिक संवाद की एक रोचक जानकारी। मतलब सोचो यार, उस जमाने में कितना हाई लेवल का डिस्कशन होता था, क्या इंटेलेक्ट रहा होगा। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति? कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।